एसएससी सीपीओ 2024 की लास्ट 4 वीक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर आप लोगों ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली सच्चे मन से, तो मे भी आप लोग 40 से 50 मार्क्स तक भी अपने इंक्रीज कर पाएं, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल और इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैं खुद यूज करता था अपने एग्जाम के लास्ट 1 मंथ से पहले। इसको हम 4 हफ्ते में डिवाइड करेंगे। हम वीक वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक सब में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, हर चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को सच्चे मन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक। ऐसा ना हो कि आधी चीजें सुन के आप आधी फॉलो कर पाओ और आधी चीजें फॉलो ना कर पाओ। देखो, सबसे पहले तो ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ना मुझसे सेफ स्कोर पूछ रहे हैं। तो भाई, सेफ स्कोर मुझसे पूछने वाले मत पूछो। अगर आप मुझसे सेफ स्कोर पूछोगे, मैं तो कहूंगा पूरे 200 में से 200 नंबर सेफ स्कोर है। यार, आप खुद समझदार हो, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हो, ग्रेजुएट हो, आप सीपीओ 2024 दे रहे हो तो ग्रेजुएट तो हो, इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए कि अभी तक पेपर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अभी तक कोई कैसे आपको सेफ स्कोर बता सकता है भाई? तो सेफ स्कोर अभी कोई नहीं बता सकता। सेफ स्कोर वाली सारी चीज होती है एग्जाम होने के बाद। बाकी फिर भी हम जो टारगेट लेकर चलेंगे, देखो हम मानकर चलेंगे कि सीपीओ 2024 अगर आप दे रहे हो तो आपका टारगेट होगा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। 99% एस्पिरेंट जो भी सीपीओ देते हैं, सभी लोगों का टारगेट फर्स्ट जो उनकी प्रेफरेंस रहती है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर ही रहती है। बाकी सारी जितनी प्रेफरेंसेस हैं वो उसके बाद ही आती है। तो मुझे भी यही उम्मीद है कि 99% लोगों के यही टारगेट होगा। तो हम लगाकर चलेंगे 170 प्लस मार्क्स लाने हैं हमें 200 नंबर में से। हम अपनी साइड से तो बेस्ट लेकर चलेंगे ही ना। देखो, जब मैंने सीपीओ दिया था, मैंने सीपीओ सिर्फ एक ही बार दिया था, पहली और आखिरी बार, और वो भी सिर्फ प्रीलिम्स दिया था। मेंस तो मैंने दिया ही नहीं। प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 172 प्लस, और जो मेरा सीजीएल था फर्स्ट अटेम्प्ट, सीजीएल के प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 188 प्लस, और इंग्लिश के मेंस में मेरा स्कोर था 190 प्लस। तो भाई लोग, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं क्या करता था, बस इसको आप लोग फॉलो कर लेना, तो हो सकता है आप 40 से 50 मार्क्स तक बढ़ा पाओ। ये जो आपके लास्ट के 4 हफ्ते हैं ना, ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। मतलब अगर आपकी तैयारी एक मीडियम लेवल पर है, तो मीडियम लेवल से आपको ये तैयारी आपके टॉप लेवल तक ले जा सकती है और आपको टॉपर भी बना सकती है। सबसे पहले तो इन आखिरी के 4 हफ्तों में आप दीन दुनिया, रिश्तेदारी, घर बार सब भूल जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको घर का घर वाले जैसे बाहर किसी काम से भेज रहे हैं, आप घूमने जा रहे हो, दोस्तों यारों के साथ जा रहे हो, बर्थडे पार्टीज पर जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, कहीं पर भी जहां पर भी जा रहे हो, 1 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ। घर वालों के आगे हाथ जोड़ दो कि भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए मेरे को कोई काम आप मत बोलो, क्योंकि ये जो 4 हफ्ते हैं आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप लोग कहीं जॉब भी करते हैं तो आप लोग कोशिश करें कि अगर आपको लीव मिल सकती है तो आप लीव ले लें। अगर किसी रीजन से लीव नहीं मिल सकती है तो थोड़ा सा अपने वर्किंग आवर्स को ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी करने की कोशिश करें कि आप ज्यादा समय पढ़ाई को दे पाए, क्योंकि ये 4 हफ्ते ऐसे हैं कि इनमें आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है और मैक्सिमम आउटपुट निकालनी है। इस बार इतना जबरदस्त चांस है क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो इस बार वैकेंसीज का जो नंबर है, वैकेंसीज अच्छी आई है, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको खाकी वर्दी और कंधे पर 2 सितारे चाहिए और अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो इससे अच्छा मौका शायद आपको नहीं मिलेगा। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपने 4 हफ्तों में। हमने इन 4 हफ्तों को डिवाइड किया, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वीक के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट वीक में सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं। यह समय कुछ भी बहुत ज्यादा नया पढ़ने का या कुछ भी नई किताब रेफर करने का नहीं है। तो मैं आपको कोई भी नई किताब नहीं बताऊंगा। आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक्स है, आपको इस समय पर उन्हीं से पढ़ना है। और मेरा सजेशन ये है कि किसी और की मानकर भी आप इस समय पर कोई नई किताब मत खरीदना। पहले हफ्ते में आप लोग समझो कि आपका क्या वीक पॉइंट है, आप एनालिसिस करो। आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है फर्स्ट वीक में, और उस एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके आपको यह समझना है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, और साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस समय कुछ बहुत ज्यादा नया मत पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही ज्यादा फोकस रखो, क्योंकि सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें मेन खेल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होता है। देखो, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर्स आपको कहते थे कि भाई अगर आप लोगों को पास होना है, आप लोगों को 80% नंबर लाना है, तो एनसीईआरटी करके जाओ, 80, 90, 80% नंबर तक तो आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आपको एसएससी का रामबाण चाहिए, एसएससी को क्रैक करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं सेकंड वीक पर। जब हम अपने अगले हफ्ते में जाएंगे, अगले हफ्ते में हमें क्या चेंजेस करने हैं। एक तो हमें एक मॉक टेस्ट के साथ साथ क्या करना है, एक तो हम मॉक टेस्ट लगा ही रहे हैं, एक मॉक टेस्ट के साथ साथ जो सेक्शन आपका वीक है या जो भी टॉपिक आपका वीक है, उसके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल एग्जाम, सेक्शनल पेपर जब आप लगाओगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो सेक्शन आपका इंप्रूव हो पाएगा और उसमें आपके जो भी वीक पॉइंट्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो पाएंगे। और साथ साथ जितने भी आपके नोट्स हैं, जितने भी आपने नोट्स बना रखे हैं, जैसे देखो ये मैंने अपने समय पर अपने नोट्स बना रखे थे, हर मतलब ये टोटल मेरे नोट्स थे, इसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सब कुछ थी। तो आप लोगों को भी नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल भी वो आखिरी के 4 हफ्तों में, आखिरी के 1 महीने में प्ले करते हैं। तो उस समय पर सबसे ज्यादा नोट्स होता है, मतलब एक किस्म से आपकी किताबें हो जाती हैं आखिरी के समय पर, क्योंकि कम समय होता है और कम समय में हर चीज रिवाइज करनी है और हर चीज पढ़नी है। तो नोट्स ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आपकी सब कुछ ब्रीफ में लिखा होता है, आप उसको बार बार पढ़ के उसकी रिवीजन कर सकते हैं। और इस सेकंड वीक में आपको एक चीज और करनी है, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना,
जो आपका पेपर होता है 2 घंटे का। देखो प्रीलिम्स आप सब लोगों को पता ही होगा कि 2 घंटे का होता है, चारों सेक्शन आते हैं, हर सेक्शन मतलब 50+ नंबर का होता है, हर सवाल 1-1 नंबर का होता है, टोटल 2 घंटे का होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो 1.25 घंटे में, यानी कि 15 मिनट कम में आप टाइमर सेट करके रखो कि 1 घंटे 45 मिनट के अंदर आपको खत्म करना है, जितना भी हो जाए। अब जैसे जैसे आपका सेकंड वीक खत्म हो जाएगा, थर्ड वीक तक पहुंचते पहुंचते काफी चीजें आपकी स्ट्रांग हो चुकी होंगी, जो भी आपके वीक पॉइंट्स थे। तो इस थर्ड वीक में एक तो आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे आप लोग? आपको YouTube पर 6 मंथली वीडियोस देखनी है, महीने वाली या हफ्ते वाली या साल वाली। मेरे हिसाब से ये सब मत देखो, 6 मंथली वाली वीडियोस आप लोग देखो। उसमें आपका बेस्ट मतलब कम से कम समय में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को 2x की स्पीड पर कर देखना, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। मतलब 3-4 घंटे की अगर वीडियो है तो कोशिश करो उस 3-4 घंटे की वीडियो को आप 40-50 मिनट में कवर करो, और 6 महीने के करंट अफेयर पिछले 1 से 1.5 साल के कवर कर लो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही में इस तीसरे हफ्ते में जो मॉक टेस्ट का टाइम था उसको 1.25 घंटे से घटा करके 1.5 घंटे का कर देना है। आपको अपना टाइमर ऐसे सेट करना है कि 1.5 घंटा होते ही आपको मॉक टेस्ट छोड़ देना है। जितने भी आपने अटेम्प्ट करें उसके बाद आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड और एक्यूरेसी। देखो एक ना कहावत होती थी पुराने जमाने में, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन अब मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट की जगह परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में इसलिए कर रहे हैं कि जो एक्चुअल एग्जाम होगा, जो आपका असली इम्तिहान का दिन है, जिस दिन आपको असली में जंग लड़नी है, आपको मैदान में जाना है, ये पेपर, इस टाइप के पेपर कोई जंग से कम नहीं होते। ये आपकी जिंदगी का आपका फैसला करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो उस दिन अगर आपको किसी रीजन से कहीं कुछ गलतियां हो जाएं या कहीं कुछ भी, देखो माइंड कुछ भी हो सकता है उस दिन, तो ये आधे घंटे का स्कोप मैं लेकर के चल रहा हूं ताकि आप बिल्कुल बेस्ट कर पाएं। और इस तीसरे हफ्ते में आपको मॉक टेस्ट की रूटीन क्या रखनी है? फर्स्ट वीक में मैंने बताया था डेली एक मॉक टेस्ट, सेकंड वीक में बताया था डेली एक मॉक टेस्ट और एक सेक्शनल। थर्ड वीक में आपको ऐसे करना है कि एक दिन एक मॉक टेस्ट, एक दिन 2 मॉक टेस्ट, यानी ऑल्टरनेट डेज चलाओ। फर्स्ट डे एक, सेकंड डे 2, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे 2 मॉक टेस्ट। अब जैसे जैसे तीसरा हफ्ता खत्म होगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और आपका जितने भी वीक पॉइंट्स थे, मोस्टली सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रांग हो चुके होंगे। वो आपकी वीकनेस से आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी होगी। अब चलते हैं फाइनल वीक यानी कि फोर्थ वीक की तरफ। इस फोर्थ वीक में एक तो आपको नया बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना, नया पढ़ने के बारे में सोचना भी मत बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट डेली के 2 करो, कोशिश करो। देखो मैं मानता हूं कि डेली के 2 मॉक टेस्ट देना प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है, लेकिन भाई एक ही हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के बाद जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब मैं क्यों बोल रहा था। तो डेली के जो आप 2 मॉक टेस्ट करोगे, आप कोशिश करना कि जो पूरे मैंने आपको जो 4 हफ्ते की आपको जो रूटीन बनाई है, इसमें आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, आप किसी भी एक कंपनी का ना लगाओ, आप कोई 2 अच्छी कंपनीज के मॉक टेस्ट ले लो। 2 अच्छी कंपनी के मॉक टेस्ट लेने का बेनिफिट है कि देखो एक कंपनी का मॉक टेस्ट हो सकता है कि उन सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, एक ही टाइप के पेपर, एक ही टाइप के सवाल आ रहे हो। अगर आप 2 अलग अलग ले लेंगे तो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी मिलेगी, थोड़ी सी आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा। तो भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जब आपका जिंदगी का सवाल है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये हो सकता है आपका मार्क्स काफी इंक्रीज करवा दें। तो बेटर रहेगा अगर आप अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट लगाएं। और इस आखिरी के हफ्ते में ना, जो आपके नोट्स थे, जो आपने इतने समय में नोट्स बनाए अब तक, और अब इन 3 हफ्ते में जो आपने नोट्स बनाया, इनको घोट कर पी जाना। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी नई किताब मत पढ़ लेना। फिर बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नया मत पढ़ लेना। जो आखिरी का चौथा हफ्ता है, इस हफ्ते में आपको ये सोचना है कि अब तक आपने जितना पढ़ा है वही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं इस पेपर के लिए। बस उसी को आपको पढ़ना है और उसी को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। अब जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में 170 नंबर का टारगेट बताया था, उसकी अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो भाई ब्रेकअप ये है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को जीके जीएस में ही दिक्कत आती है। हो सकता है आप भी उनमें से हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको जीके जीएस में दिक्कत नहीं आती। तो जो आपके 30 नंबर कट रहे हैं ना, 30 नंबर में से हम मानकर चलते हैं कि 20 नंबर आपके जीके जीएस में कट गए। अब बच गए आपके 10 नंबर। इन 10 नंबरों को आपको ऐसी सेटिंग बनानी है, ऐसे एडजस्टमेंट करनी है कि बाकी के 3 सेक्शन में सिर्फ 10 नंबर ही काटने हैं। देखो इंग्लिश इतनी ज्यादा स्कोरिंग होती है कि इंग्लिश में आप इजीली पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और सीपीओ में तो वैसे भी खेल ही सारा इंग्लिश का है, क्योंकि आपका मेंस में भी इंग्लिश ही आनी है। इंग्लिश क्या मतलब कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, चीजें सारी इजी होती हैं। बस आपको स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, वो आपकी इन 4 हफ्ते में बनी जाएगी। और एक बात और बता दूं, देखो मैंने सीजीएल भी दिया है, सीपीओ भी दिया है, और भी सरकारी पेपर दिए हैं। तो भाई जितने भी पेपर होते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ही इजी है इस दुनिया में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। और फिर भी अगर सीपीओ और सीजीएल का कंपैरिजन करें तो सीपीओ का जो रिटन एग्जाम का लेवल होता है वो सीजीएल से काफी इजी रहता है। सीपीओ में सिर्फ और सिर्फ दिक्कत आती है आपको फिजिकल और मेडिकल में। तो भाई जो लोग सीपीओ दे रहे हैं सच्चे मन से, जिनका टारगेट ही दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उनकी तो ये है कि भाई वो लोग तो फिजिकली और मेडिकली फिट होंगे ही, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। और वैसे भी ये सारी चीजें आपकी टीयर
ईयर 1 के बाद होती है, उसके बाद आपका मेंस होता है। तो मेंस तक पहुंचते पहुंचते वो सब लोग जो फिजिकली या मेडिकली अनफिट है वो लोग आउट हो चुके होते हैं, और मेंस में कंपटीशन इतना कम रह चुका होता है कि वही लोग वहां तक पहुंचते हैं। एक किस्म से मैं मानकर चलता हूं कि 1/4 लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मान लो अगर 100% लोगों ने पेपर दिया तो 100% लोगों में से मान लेते हैं कि जितने लोगों का सिलेक्शन हो उनमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो फिजिकली फिट नहीं होंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट, और कुछ ऐसे होंगे जो पेपर ही देने नहीं जाते फिजिकल का। तो मेंस तक पहुंचते पहुंचते काफी लोग कम हो चुके होते हैं और आपका कंपटीशन काफी कम हो चुका होता है। तो मेन आपके लिए जो मुश्किल है, मेन से पहले वाले स्टेप है। मेंस इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इंग्लिश आती है और इंग्लिश वैसे ही स्कोरिंग होती है। अगर आप लोग सच्चे मन से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा, अगर आप वैसी स्ट्रेटेजी फॉलो करते चलेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं रहेगी वो। तो भाई जो स्ट्रेटेजी बताई है स्ट्रेटेजी में लग जाओ फटाफट से। अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए।